गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ बेहतरीन से एमसीक्यूज। तो आज का टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी कि संविधान का पार्ट नंबर फर्स्ट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी। या फिर डी सरदार पटेल और के एम मुंशी। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो देशी रियासतें हैं इनका अर्थ यहाँ पर क्या बनता है। देशी रियासतों की बात करें तो 1946 में यानी कि भारत के और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले भारत के अंदर कुल मिला के 565 देशी रियासतें थी। लेकिन 1947 की बात करें, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। इस योजना के माध्यम से होता है। तो योजना का नाम है माउंट बेटन योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ था ग्रुप नंबर 56 का हरियाणा के अंदर, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। जैसे ही भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो 13 रियासतें पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो पीछे भारत में बसती है 552 देशी रियासतें। तो बंटवारे के बाद में इंडिया में बची 552 देशी रियासतें और पाकिस्तान में यहाँ से चली जाती है कुल मिला के 13 देशी रियासतें। अब 552 जो देशी रियासतें हैं उनको भारत में शामिल करना था। तो ये काम सौंपा गया 3 व्यक्तियों को। और 3 में कौन कौन शामिल होते हैं, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। और इनके साथ में एक और व्यक्ति ऐड होते हैं, उनका नाम है लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन। तो 3 व्यक्ति थे जिनको देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का जिम्मा सौंपा गया था। और देशी रियासतें एक्चुअली में थी क्या, इनके ऊपर राजाओं महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था। बाद में जाके जब अंग्रेज लोग भारत को छोड़कर गए तो देशी रियासतों के पास में 3 ऑप्शन बनते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PS यानी कि प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो देशी रियासतें जो है, अंग्रेज जाते जाते इन देशी रियासतों को 3 ऑप्शन सौंप के गए। पहला ऑप्शन इनको ये दिया कि भाई आप चाहो तो भारत के अंदर शामिल हो सकते हो। दूसरा ऑप्शन इनको ये दिया कि आप चाहो तो पाकिस्तान के अंदर भी शामिल हो सकते हो। और तीसरा ऑप्शन इनके पास में ये था कि आप चाहो तो खुद की अपनी एक स्वतंत्र इकाई बना सकते हो। तो देशी रियासतों के पास में यहाँ पर 3 ऑप्शन थे। अब कुछ रियासतें वैसे ही पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई थी। बाद में जो 552 देशी रियासतें भारत में बसती है, अब इनको भारत के अंदर शामिल करना था। परंतु देशी रियासतों के पास में थे 3 ऑप्शन, भारत में जाने का, पाकिस्तान में जाने का और अपनी स्वतंत्र इकाई बनाने का, मतलब कि अपना एक स्वतंत्र देश बनाने का। अब 552 देशी रियासतों को भारत में शामिल करने का जिम्मा सौंपा गया 3 व्यक्तियों को, जिसमें शामिल थे सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंट बेटन। 552 में से 549 देशी रियासतें आसानी से भारत के अंदर शामिल हो जाती है। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनको शामिल करने के लिए कड़ी मशक्कत लगी। वो 3 रियासतें कौन कौन सी है? एक है रियासत जम्मू एंड कश्मीर। इसको भारत में बाद में शामिल किया गया था विलय पत्र पर साइन करवाकर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं। और जम्मू कश्मीर के उस टाइम पर राजा कौन थे? इनका नाम था राजा हरी सिंह। तो ये भी आपको यहाँ से याद करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक देशी रियासत है जिसको आप जूनागढ़ के नाम से जानते हैं। और जूनागढ़ वर्तमान में पड़ता है गुजरात के अंदर। जूनागढ़ वर्तमान में है गुजरात में। तो जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया था रेफरेंडम के द्वारा, यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सी देशी रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल किया गया? वो है जूनागढ़। याद कैसे करना आपको? जैसे बनेगा जूनागढ़ और जैसे बनेगा जनमत संग्रह, यानी कि जनता से वोटिंग करवा के जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया था। तीसरी देशी रियासत है जिसको बोला गया हैदराबाद देशी रियासत। अब हैदराबाद देशी रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया था? इसको भारत में शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो चलाकर। भारत की सरकार की तरफ से ऑपरेशन पोलो चला गया और इस ऑपरेशन के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया था। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपसे एग्जाम के अंदर ही पूछता है। एक ऑपरेशन विजय के बारे में आप बार बार सुनते हैं कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन विजय का संबंध एक तो है गोवा से,
और दूसरा है कारगिल के युद्ध से। एक गोवा से और दूसरा है कारगिल का युद्ध। 1962 में जब गोवा को भारत में शामिल किया गया था, तब भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन विजय चलाया गया। अगेन 1999 में 1999 के अंदर जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस टाइम पर भारत की सरकार की तरफ से ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कारगिल स्मृति दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, आपको यहां से याद करना है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर एक एक बात इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बातें आपको पढ़नी है, एक सिंगल चीज भी यहाँ से आप स्किप नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। परिसंकल्प, बी ऑप्शन एकात्मक, सी राज्यों का संघ और डी परिसंघ के रूप में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। क्योंकि भारत के संविधान के अंदर बात करें तो जो सबसे पहला भाग हम पढ़ते हैं, भाग नंबर 1। इस भाग नंबर 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह है भाग नंबर 1 का नाम। इसके अंदर हम कुल मिला के 4 आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो यहां पर आपसे ये पूछता है कि अनुच्छेदों की संख्या कुल है कितनी? तो आर्टिकल है 1 से 4 तक, यानी कि कुल 4 आर्टिकल। इसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं वो कहता है कि भारत के 2 नाम होंगे। कौन कौन से? यहां पर लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यहां पर लिखा है भारत अर्थात इंडिया। और ये होगा क्या? ये होगा राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ यूनियन, राज्यों का संघ होगा। और संघ को इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन। तो बस आपसे ही पूछा कि भारत को किस रूप में वर्णित किया है? राज्यों का संघ कहकर यहाँ पर पुकारा है। और संघ का मतलब ये बैठता है कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है कुल मिला के, अगर आप स्टेट की बात करें कितने राज्य शामिल है, तो उसकी संख्या है 28। अगर आप यूटीज की बात करते हैं कुल मिला के कितने यूटी हैं, तो उनकी संख्या है 8। और अगर अर्न स्टेट अर्जित राज्य की बात करते हैं तो उसकी संख्या है वर्तमान में 0। ये अर्न स्टेट क्या होता है, इसकी बात आप वीडियो में आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यानी एक राज्य बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा बनता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। तो वैसे आप देश देश चिल्लाते रहते हैं, परंतु एक्चुअली में देश की कोई भी डेफिनेशन नहीं बनती है। डेफिनेशन बनती है राज्य की। और राज्य हम किसे कहते हैं? राज्य हम कहेंगे इसको, इसकी परिभाषा के लिए यहाँ पर 4 एलिमेंट का होना जरूरी होता है। अगर 4 एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट बैठता है कि एक राज्य के पास में उसका खुद का एरिया यानी कि क्षेत्रफल होना चाहिए। उसके बाद में एक राज्य के पास में अपने खुद की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये बनता है, तीसरा एलिमेंट ये बनता है कि राज्य की अपनी सरकार यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा तत्व ये बोलता है कि राज्य होना चाहिए सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को कहा जाता है संप्रभुता। अब कोई भी राज्य होता है उसके पास में राज्य का खुद का क्षेत्रफल, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत का भी खुद का अपना क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत की अपनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भारत। और भारत की अपनी सरकारें होती है, और साथ में भारत का एक संप्रभु कंट्री है। तो 4 एलिमेंट बनते हैं राज्य के लिए। आपसे पूछा है कि इन राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वो रहेगा संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सही सही हो जाएगा। अच्छा, सोवरेनिटी होता क्या है एक्चुअली में? यानी कि भारत की सरकारें अब काम करती है अपने अकॉर्डिंग। जो भी कानून भारत में बनते हैं तो भारत की सरकारें स्वतंत्र रूप से वो कानून बनाती है। हम किसी के अधीन काम नहीं करते हैं। हमारा चाहे आंतरिक मामला हो चाहे हमारा बाह्य मामला हो, भारत की सरकारें अपने फैसले करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। हम किसी दूसरे देश के दबाव में काम नहीं करते हैं। इसी शक्ति को बोलते हैं संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो आपने पढ़ा था क्लास के अंदर ऑफलाइन में कि इनमें से कौन सा आर्टिकल रहेगा कि पार्लियामेंट जो होती है, ये पार्लियामेंट नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना। अब जैसे भारत की बात करिए, भारत है मान लो,
अब अगर कोई नए राज्य को सम्मिलित करना है तो सिंपल सी बात है, ये भारत का राज्य होगा नहीं, ये राज्य किसी दूसरी कंट्री का होगा। जैसे यहाँ पर नेपाल का हुआ, यहाँ पर मान के चलो कि भूटान का हुआ, इधर आप बात करते हैं तो ये बांग्लादेश का हुआ क्षेत्र, ऊपर म्यांमार का क्षेत्र हुआ, या फिर इधर पाकिस्तान है, और कंट्री बाकी जो बसती है आपकी चाइना का क्षेत्र पड़ता है। तो कंट्री चाहे कोई भी हो, अगर भारत की सरकारें सम्मिलित करती है, एड ऑन करती है किसी भी क्षेत्र को जो कि विदेशी क्षेत्र है, मान के चलते आप एग्जाम्पल यहाँ भूटान का, तो कल को यदि भारत की सरकार भूटान को एड ऑन करती है तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा रूल है जो इस बात की परमिशन देता है, तो वो है संविधान का रूल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें दो दे रखा है कि भारत की सरकार या फिर भारतीय संघ में सम्मिलित करना हो दूसरे देश के किसी हिस्से को, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है संसद यानी कि पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो ये काम करती है तो उसके लिए पार्लियामेंट को एक बिल पास करना पड़ता है, एक बिल पास करना पड़ता है, और बिल पास होता है साधारण बहुमत के द्वारा। बिल पास होता है साधारण बहुमत के द्वारा, ये भी आपको पढ़ना है, बाई सिंपल मेजोरिटी। और इसका अर्थ क्या बैठता है? 50% सीटें प्लस में एक। जैसे आप पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है, तो अपने को पता है कि इसके अंदर इसके 3 अंग शामिल होते हैं। अब 3 अंग के अंदर कौन कौन शामिल होगा? सबसे पहले बात करेंगे तो एक व्यक्ति है जिनको अपा राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। दूसरे अंक की बात करें तो लोकसभा होता है, एलएस मतलब लोकसभा। और तीसरे अंक की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति तो अपने आप में एक है, एक व्यक्ति होते हैं, भारत देश का एक राष्ट्रपति होता है। लोकसभा की बात करें तो एक हाउस होता है और इसके अंदर कुल मेंबर की संख्या होती है 543। वैसे ही राज्यसभा की बात करें, इसमें कुल सदस्य होते हैं वर्तमान में 245। तो ये लोग बिल को पास करते हैं। लोकसभा के अंदर 543 बिल सदस्य लोकसभा के अंदर बिल को पास करते हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की तो इसके अंदर 245 मेंबर बिल को पास करते हैं। अब इनमें से कितने लोग बिल को पास करेंगे तब कहेंगे अपा कि बिल साधारण बहुमत से पास हुआ, तो अपा ने बढ़ा कि सर 50% प्लस में एक। जैसे अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीटें वर्तमान में 543 है, इसका हम 50% करेंगे अर्थात 1/2 करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, तो जितना भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो सब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साधारण बहुमत। वैसे ही अगर आप राज्यसभा की बात करें, इसके अंदर वर्तमान में 245 मेंबर है, इसका भी अगर आप 1/2 करें, 50% करें, प्लस में 1 करते हैं, तो यहाँ पर जितना भी रिजल्ट निकल कर आता है तो आप कह सकते हैं कि बिल पास हुआ साधारण बहुमत के द्वारा। तो ऐसे ही बिल को पास किया जाता है, ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल रहेगा सिक्किम। एग्जाम्पल रहेगा सिक्किम। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। सिक्किम पहले से अलग से एक देश हुआ करता था, बाद में जाके सिक्किम को भारत में एड ऑन किया गया। यानी सिक्किम पहले भारत के बाहर का क्षेत्र था, इसको भारत में सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा। और पार्लियामेंट ने शामिल करने के लिए जो बिल पास किया वो बिल पास हुआ साधारण बहुमत के द्वारा। अब सिक्किम के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या किया जा सकता है, उसके लिए अनुच्छेद कौन सा रहेगा? तो हमारे देश का कोई भी राज्य है, अगर उस राज्य की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसके अंदर कोई भी चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अगेन करता कौन है? ये करता है हमारे देश की पार्लियामेंट, संसद करती है। ऐसा करने के लिए संसद को एक बिल पास करना पड़ेगा और संसद बिल को पास करती है अगेन कैसे? साधारण बहुमत के द्वारा। ये सेम वही प्रोसीजर है जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है? एक बिल भेजा जाएगा पहले राज्य के विधानमंडल के पास में, राज्य को बताया जाएगा कि राज्य साहब हम आपकी राज्य की सीमा को चेंज कर रहे हैं, राज्य उस पर अपनी अनुमति दे सकता है। उसके बाद में बिल जाएगा अगेन राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही बिल को संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रखवाया जाता है। पार्लियामेंट मिलकर बिल को पास करती है, अगेन फिर राष्ट्रपति बिल पर साइन करते हैं। तो ऐसे करके सीमा पा चेंज कर सकते हैं, ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 368 की बात करते हैं तो इसमें बात लिखी है संविधान संशोधन के बारे में, ये भी काफी इंपोर्टेंट बनता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 368 ये संविधान के भाग नंबर 20 में आता है और इसमें लिखा है संविधान संशोधन यानी कि संविधान में बदलाव करना। इसमें लिखा है संविधान में अगर संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो उसके लिए काम करता है संविधान का आर्टिकल नंबर 368। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनके सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है संसद द्वारा, विधान की सामान्य प्रक्रिया के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से, या संबंधित
राज्य सरकारों की सहमति से संघीय सरकार के कार्यपालिक आदेश के द्वारा। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि राज्य का पुनर्गठन करना हो, कोई नया राज्य बनना है या फिर राज्य की सीमा में चेंज करना है, तो ये काम कौन करता है सर? पार्लियामेंट करती है। लेकिन पार्लियामेंट जो है, संसद है, वो बिल को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, अर्थात साधारण बहुमत। अभी अपन ने पढ़ा 50% प्लस में एक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। उसके बाद है भाषाई प्रांत आयोग का गठन जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो एक्चुअली में यहाँ पर है क्या कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो गठन किया गया था बेसिकली वो 1948 में नहीं, 1947 में दिसंबर का महीना था। यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। दिसंबर 1947 के अंदर भाषाई प्रांत आयोग या फिर इसको बोला जाता है एस के धर आयोग। तो अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के? उनका नाम है एस के धर आयोग। तो 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर दिसंबर 1947 के अंदर एक नया आयोग बनता है। आयोग क्यों बनता है? क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद में भारत के जो अंदर लोग रह रहे थे उनके द्वारा भाषा के बेस पे नए राज्य के डिमांड को उठाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। तो भाषा के आधार पर नया राज्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके लिए भारत की सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया जिसको बोला गया भाषाई प्रांत आयोग। दिसंबर 1947 में बनता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। और भाषाई प्रांत आयोग के अंदर कुल मेंबर थे 4। उसके बाद में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इनसे पूछा गया कि क्या भाई एक बात बताइए, क्या भाषा के बेस पे नया राज्य बन सकता है? तो इनके द्वारा बोला गया कि देखो, भाषा के बेस पे नया राज्य भारत में नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ प्रशासनिक तौर पर आप भारत में नया राज्य बना सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा कि भाषा के बेस पे राज्य नहीं बनेगा, ये बात बोली एस के धर आयोग ने, लेकिन प्रशासनिक तौर पर आप नया राज्य बना सकते हो। ये रहेगा इस आयोग की सिफारिश से। आगे लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कूट है कि केवल एक, 2, केवल 1, 3 या फिर तीनों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपसे पूछा है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलें तो संविधान के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट अपन ने पढ़ा कि जब हम संविधान का अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 1 पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संघ को बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यूनियन का अर्थ ही क्या बनता है कि कोई भी राज्य चाहकर भी भारत देश से अलग नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ये बात कहां पर लिखी है? संविधान के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखी है। दूसरे पॉइंट की बात करें, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी है। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने पढ़ा भी है कि भाषा के लिए मना कर दिया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप नया राज्य बना सकते हैं, तो इसको वरीयता दी है। तो क्वेश्चन आपका जो पॉइंट नंबर 2 है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। अब ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा कि 1947 के अंदर पहला जो आयोग बनता है उसको बोला गया भाषाई प्रांत आयोग या फिर एस के धर आयोग। ये फेल कर जाता है, इन्होंने भाषा के बेस के लिए मना कर दिया। उसके बाद में 1948 के लास्ट में जाकर एक समिति बनती है JVP समिति। इनको भी इस समिति को बनाने का पीछे का उद्देश्य ये था कि भाई एस के धर आयोग ने तो मना कर दिया, लेकिन JVP समिति आप बताइए कि क्या भाषा के बेस पे भारत में नया राज्य बन सकता है? तो जे से बनेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से बनेगा आपका वल्लभ भाई पटेल और पी से बनेगा पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों की अध्यक्षता में एक समिति बनती है JVP समिति। जब इनसे पूछा गया कि भाषा के बेस पे नया राज्य बन सकता है तो इसने भी, इस समिति ने भी मना कर दिया कि भाषा के बेस पे नया राज्य नहीं बन सकता है। ठीक है, 2 समितियां मना कर चुकी है। तो जो तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही आपसे पूछा है तो सभी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में होता क्या है कि जब 2 समितियां मना कर जाती है तो दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर एक, अगर आप 1949 से लेकर 1952 के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रांत था जिसको बोला जाता था मद्रास प्रांत। अगर इस मद्रास प्रांत को आप बीच से काटें तो नीचे जो लोग रहते हैं वो आज तमिलनाडु, वहाँ पर तो भाषा कौन सी बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है।
और ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आज आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोलेंगे? यहाँ पर तेलुगु भाषा बोलेंगे। तो तेलुगु लोग बार-बार डिमांड कर रहे थे कि भाषा के बेस पे नया राज्य बनाइए, लेकिन बार-बार समितियाँ मना कर रही हैं। तो इसके बाद में तेलुगु भाषी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इनके अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम था श्री रामुलु पेट्टी। श्री रामुलु पेट्टी वो भूख हड़ताल पर बैठ जाता है और 56 दिन के बाद में उनकी 15 दिसंबर 1952 को डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद में बात करें तो मामला भड़क जाता है और भाषा के बेस पे प्रथम राज्य बनता है 1 अक्टूबर 1953 को, जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। जब एक राज्य नया बन चुका है भाषा के बेस पे आंध्र प्रदेश, तो बाकी के जो लोग हैं राज्यों के, वो भी डिमांड को उठाना स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारे हमारे लिए भी नया राज्य बना के दो भाषा के बेस पे। इसके लिए सरकार फिर से फ्रंट फुट पे आती है और 1953 के अंदर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक और समिति बनती है, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग इसको कहा जाता है। फजल अली आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बनता है 1953 में। इसके अंदर कुल मिला के 3 मेंबर थे। 3 के अंदर अगर पूछे आपसे कि अध्यक्ष कौन थे, वो खुद फजल अली थे। इस फजल अली आयोग का दूसरा नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी आपको नोट करना है। और 2 अन्य मेंबर की बात करें तो इसमें एक था KM पानीकर और दूसरे मेंबर की बात करें तो वो थे हृदय नाथ कुंजरू। दूसरे मेंबर कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू। तो फजल अली आयोग के अंदर बेसिकली 3 मेंबर थे। एक अध्यक्ष थे फजल अली, एक व्यक्ति है KM पानीकर और एक व्यक्ति है हृदयनाथ कुंजरू। तो ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। और इसके बाद में भारत 1956 के अंदर 7वां संशोधन होता है और भारत फंड जाता है 14 राज्यों में और प्लस में 6 यूनिट्स में। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बना है या फिर बना था? स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, मतलब कि 1947 के बाद की बात कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा वो पहला राज्य है जो केवल भाषाई आधार पर बना था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा? यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये कब बनता है? 1 अक्टूबर 1953 को बनता है ये राज्य। क्यों बनता है? क्योंकि अपने अभी पढ़ा पाने कि मद्रास राज्य के अंदर ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जो तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी में जो इनका लीडर था श्री रामुलु पेट्टी, 56 दिन के बाद में भूख हड़ताल पर बैठे बैठे उनकी डेथ हो गई। मामला भड़क गया, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार झुकने के बाद में आंध्र प्रदेश राज्य गठन हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे फजल अली आयोग, यानी कि फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। इस आयोग का राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं और फजल अली आयोग बोलते हैं। इसके अंदर कुल 3 मेंबर थे। कौन कौन थे? अध्यक्ष फजल अली है, अगले मेंबर है KM पानीकर और तीसरे मेंबर है हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। अगर इस आयोग के गठन की बात करें तो गठन होता है 1953 में, 1953 में। और अगर पूछे कि ये रिपोर्ट कब सौंपता है आयोग अपनी, तो रिपोर्ट सौंपता है 1955 में। तो ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किनका सृजन करने के लिए पारित किया? तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो फजल अली आयोग है या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। और रिपोर्ट सौंपने के बाद में इनके द्वारा बोला गया कि आप कैसे भी करके, चाहे भाषा के बेस पे हो, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे देश की एकता और अखंडता के बेस पे हो, आप भारत में नया राज्य बना सकते हैं। ये बात बोली है। तो इसके बाद में भारत में हुआ 7वां संशोधन और 7वां संशोधन होता है 1956 के अंदर। 7वां संशोधन हुआ 1956 के अंदर। इसके बाद में भारत को बांट दिया 14 राज्यों में और प्लस में 6 यूटीज के अंदर। तो 14 राज्य 6 यूटी, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। 56 में से अगर आप माइनस करेंगे 5 को तो बनेगा 14 और लास्ट में अपने पास में 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 1956 में बनते हैं भारत के अंदर 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। वही 14 राज्य आज वर्तमान में 28 राज्य हैं और 6 यूटी की बात करें तो वर्तमान में 8 यूटी है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, गोवा, पांडिचेरी। अगर सह राज्य की बात करते हैं तो को स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया गया था इस प्रकार से। इसके लिए करने पड़े 2 संशोधन, 35वां करना पड़ा, 36वां करना पड़ा। 35वां संशोधन हुआ था 1974 में और 36वां संशोधन हुआ था 1975 में। अब होता क्या है, दोनों ही संशोधनों के माध्यम से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। यहाँ पर सिक्किम बनता है भारत का सह राज्य, यानी सिक्किम के कुछ अधिकार जैसे मुद्रा है, संचार व्यवस्था है, जैसे आपका रक्षा का मामला है, विदेश नीति का मामला है, तो ऐसे कुछ मामले भारत के पास आ गए थे। तो यहाँ पर बोला गया कि सिक्किम भारत का सह राज्य बनता है। और उसके अगले साल 1975 में 36वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनता है। सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनता है
और कब बनता है? 16 मई 1975 को। ये बात आपको याद करनी है। कौन से नंबर का बना? 22वें नंबर का बना। कब बनता है? 16 मई 1975 को बनता है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बनता है? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनता है, जो कि 1975 में हुआ था। क्या बनता है भाई? सिक्किम भारत में, भारत का नया राज्य बनता है। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था? तो नागालैंड बनता है 1963 के अंदर। हमने पढ़ा कि 1956 के अंदर भारत में 14 राज्य प्लस 6 यूटी बन गए थे। उसके बाद में 1960 की बात करें तो यहाँ पर एक नया राज्य बनता है, और इस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। ये 15वां राज्य बनता है। फिर 1963 की बात करें, यहाँ पर नागालैंड बनता है, और नागालैंड कौन सा नंबर का राज्य बनता है? ये आपका 16वें नंबर का राज्य बनता है 1963 में। उसके बाद में 1966 के अंदर हरियाणा राज्य बनता है भाई, हरियाणा राज्य बनता है 17वें नंबर का। ऐसे करते करते राज्य बनते गए थे। 1971 की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बनता है। 1973 की बात करते हैं, यहाँ पर 72 की बात करें तो इधर यहाँ पर त्रिपुरा बनता है, मणिपुर बनता है, मेघालय बनता है। फिर 1975 की बात करें, सिक्किम राज्य बनता है। 1987 की बात करते हैं तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बनता है। सन 2000 की बात करते हैं तो वहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अपना झारखंड बनता है। फिर 2014 की बात करते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य बनता है। उसके बाद 2019 में 31 अक्टूबर के दिन जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, और 2 यूटी बनते हैं, जम्मू और कश्मीर प्लस में लद्दाख। उसके बाद में 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर एक यूटी कर दिया जाता है। तो सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं आपको नोट करनी है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीद्वीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? 1973, 1971, 1970, 1972। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 के अंदर ऐसा किया गया था। अब इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो हमारा जो राज्य है जिसको आज आप कर्नाटक बोलते हैं, तो कर्नाटक पहले था मैसूर। कर्नाटक पहले था मैसूर। इस मैसूर का नाम चेंज भी 1973 में किया गया था और रख दिया कर्नाटक। ये बात भी आपको ऐसे याद करनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ ये बनता है कि भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का जो अध्यक्ष होता है, देश का राष्ट्रपति, वो क्या होता है बेसिकली जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। यानी कि भारत में जो शासन करता है, भारत का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, उनका चुनाव होता है। यहाँ पर देश में वंशानुगत शासन नहीं है। तो जिस भी देश के अंदर वंशानुगत शासन नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा ना बने, उस कंट्री को आप बोलते हैं गणतांत्रिक देश। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे ही हमारी सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।